हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द न्यू टॉपिक। और आज का जो टॉपिक है हमारा डिस्कशन के लिए वो है चंद्रयान 3 मिशन। इसरो ने हाल ही में अनाउंस करा है कि अगस्त 2022 में चंद्रयान 3 मिशन को लॉन्च करा जाएगा। तो इस वजह से चंद्रयान 3 जो है वो करंट अफेयर्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है, वेदर इन एनी एग्जाम। और अगर आप यूपीएससी की बात कर लो तो प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू, हर तरीके से ये इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है साइंस एंड टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट के हिसाब से। तो कहीं ना कहीं हम इसे बहुत ही डिटेल में इसका एनालिसिस कर लेंगे। तो आइए आपको डायरेक्टली लिए चलते हैं आरवी स्टडी जोन के यूट्यूब चैनल पे। ठीक है, तो चंद्रयान 3 मिशन क्या है, फर्स्टली ये देख लेते हैं। चंद्रयान 3 मिशन जो है वो फॉलो अप है चंद्रयान 2 का। चंद्रयान 2 के बाद में चंद्रयान 3 को लॉन्च करा जा रहा है। चंद्रयान 2 जो है वो लॉन्च किया गया था जुलाई 2019 में। साथ ही साथ उसका एम था सॉफ्ट लैंड कराना एक रोवर को ऑन द लूनर साउथ पोल। सॉफ्ट लैंड कराना है रोवर को लूनर साउथ पोल पे। तो अगर मून ये है और अगर उसका नॉर्थ पोल उसका साउथ पोल, इस तरीके से हम अगर समझ लेते हैं तो कहीं ना कहीं यहाँ पर सॉफ्ट लैंड रोवर जो होता वो सॉफ्ट लैंड करता और वो चल के इस तरीके से आता। तो यही था, मतलब कहीं ना कहीं सॉफ्ट लैंड का प्रक्रिया, क्योंकि भारत अपने आप में बहुत ही बेहतरीन देश साबित होता अगर वो चंद्रयान 2 जो होता वो सक्सेसफुल होता। तो साथ ही चंद्रयान 3 की बात कर ले तो चंद्रयान 3 में एक लैंडर होगा और एक रोवर होगा जो कि चंद्रयान 2 की तरह ही सिमिलर होगा, लेकिन यहाँ पर ऑर्बिटर का प्रावधान नहीं रखा गया है। इस बार आपको ये ध्यान रखना है। तो लैंडर और रोवर तो बिल्कुल चंद्रयान 2 की तरह ही होगा, लेकिन ऑर्बिटर का जिक्र नहीं करा गया है। या फिर अगर ऑर्बिटर आप कह सकते हो कि वो साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स लोड नहीं होंगे जो कि चंद्रयान 2 के समय में लोड करे गए थे। ठीक है, इसके अलावा जैसा कि हमने देखा अगस्त 2022 में लॉन्च करा जाएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं कोविड-19 बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट कर गया, जिसकी वजह से ये जो है वो डिले हो गया, वरना ये 2021 में ही होने को था। अब चंद्रयान 2 को हम देख लेते हैं कहीं ना कहीं क्या तीनों में डिफरेंसेस रहे हैं। तो इसके पर्सपेक्टिव से भी यहाँ पे हम चंद्रयान 1 को भी डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि क्वेश्चंस किसी भी डायरेक्शन से बने हमें हर तरीके से उस चीज़ को कवर करना है। तो चंद्रयान 2 की बात कर लेते हैं। ये जो मिशन है इसमें एक ऑर्बिटर था, लैंडर था और रोवर था। चंद्रयान 2 में ऑर्बिटर, लैंडर और रोवर। तो लैंडर जो है वो कहीं ना कहीं मतलब उनका नाम जो रखा गया था वो विक्रम नाम रखा गया था, विक्रम साराभाई जी के नाम पे, जो कि पायनियर हैं इंडियाज स्पेस प्रोग्राम। और रोवर का नाम प्रज्ञान के नाम से। ठीक है, तो ये मिशन ने ऑर्बिटर, लैंडर और रोवर, इसका जो गोल है वो है एक्सप्लोर करना साउथ पोल ऑफ द मून, मून के साउथ पोल को। अच्छा, क्यों साउथ पोल पे ही नॉर्मली, मतलब साउथ पोल पे ही ऐसा क्यों? क्योंकि फर्स्टली आप मतलब ध्यान रखिएगा कि साउथ पोल पे कहीं ना कहीं डार्कनेस बहुत ज़्यादा है, बहुत ही ज़्यादा डार्कनेस है, वहाँ लाइट नहीं है। साथ ही साथ क्रेटर्स बहुत ज़्यादा है, छोटे छोटे गड्ढे बहुत ज़्यादा साउथ पोल पे नज़र आएंगे आपको। तो एक तो क्रेटर्स बहुत ज़्यादा हैं, इस वजह से सॉफ्ट लैंडिंग करा पाना बहुत मुश्किल होता है। साथ ही साथ डार्कनेस बहुत ज़्यादा है, लाइट उतना नहीं इम्पैक्ट कर पाता। तो इस वजह से मून का जो साउथ पोल है वहाँ पे रिसर्च करना है कि और क्या चीज़ें मिल सकती हैं, क्योंकि वाटर मॉलिक्यूल्स को डिटेक्ट करा गया है। साथ ही साथ और ज़्यादा मतलब बातें करी जाती हैं कि वाटर मॉलिक्यूल्स है या फिर इसके अलावा भी कुछ है, तो उन चीज़ों को देखना है। ठीक है, और ये एम करता था स्टडी करने के लिए नॉट जस्ट वन एरिया ऑफ द मून बट ऑल द एरियाज कंबाइनिंग द एक्सोस्फीयर। तो कहीं ना कहीं ये सिर्फ एक सतह को कवर नहीं कर रहा था, ये एंटायर एक्सोस्फीयर को कवर करने की बात कर रहा था चंद्रयान 2, द सर्फेस एज वेल एज द सब सर्फेस ऑफ द मून इन अ सिंगल मिशन। तो एक ही मिशन में एंटायर सर्फेस और सब सर्फेस को कवर करने की बात चंद्रयान 2 में करी गई थी। अब चंद्रयान 2 के कुछ और फैक्ट्स को देख लेते हैं। इसरो ने नाम दिया था लैंडर मॉड्यूल को विक्रम, ध्यान रखिएगा विक्रम साराभाई के नाम पे, जो कि भारत के स्पेस प्रोग्राम के पायनियर भी माने जाते हैं। और रोवर मॉड्यूल को प्रज्ञान, क्योंकि उसका मतलब होता है विजडम। ठीक है, और इसको भेजा गया था कंट्री के मोस्ट जियो सिंक्रोनस लॉन्च व्हीकल GSLV Mark 3 से, जिसको आप कह सकते हो कि कहीं ना कहीं बाहुबली भी, क्योंकि सबसे ज़्यादा सक्षम अगर हैवी पेलोड ले जाने में कामयाब कोई है तो भारत का GSLV Mark 3 ही है। ठीक है, इसके अलावा GSLV Mark 3 है क्या, अगर हम इसको डिटेल में देख ले तो GSLV Mark 3 को इसरो ने ही डेवलप करा था और ये 3 स्टेज व्हीकल है। ये आपको ध्यान रखना है, GSLV जो है वो 3 स्टेज व्हीकल है जो डिज़ाइंड है लॉन्च करने के लिए कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स इनटू जियो स्टेशनरी ऑर्बिट। ठीक है, 3 स्टेज व्हीकल होगा। फर्स्ट स्टेज जो होगा GSLV को डिस्कस कर लेते हैं डिटेल में। तो GSLV जो है वो एक तो 4th जनरेशन है, ये आपको ध्यान रखना है कि 4th जनरेशन लिक्विड स्टेजेस आपको देखने को मिलेंगे। साथ ही साथ यहाँ पे 3 स्टेज का व्हीकल होगा विथ 4 लिक्विड स्ट्रैप ऑन बूस्टर्स होंगे, 3 लिक्विड
स्टेजेस होंगे, मतलब 3 स्टेजेस होंगे व्हीकल के। अभी हम तीनों स्टेजेस को देख लेंगे। साथ ही साथ 4 लिक्विड स्ट्रैप ऑन बूस्टर्स लगे होंगे, ठीक है। अब अगर हम स्टेज 1 की बात कर लेते हैं तो स्टेज 1 जो है वो सॉलिड की बात करता है। स्टेज 1 में सॉलिड स्टेज की बात हुई है, सॉलिड फ्यूल की बात हुई है। सेकेंड स्टेज की बात कर लेते हैं तो लिक्विड फ्यूल की बात हुई है। सेकेंड स्टेज में लिक्विड फ्यूल की बात हुई है। और थर्ड में क्रायोजेनिक की बात हुई है। ये आपको ध्यान रखना है कि थर्ड में क्रायोजेनिक फ्यूल की बात हुई है। क्रायोजेनिक का मतलब कि वो कंबशन जहाँ पर देखने को मिल सके, लो टेम्परेचर में भी कहीं ना कहीं एनर्जी का जो कैपेसिटी है उस तरीके से वो मेंटेन कर सके, ऑप्टिमम टेम्परेचर पे भी, ऑप्टिमम एनर्जी पे भी। तो स्टेज 1 सॉलिड है, स्टेज 2 लिक्विड है और स्टेज 3 क्रायोजेनिक है। तो 3 स्टेजेस हैं, 4th जनरेशन है। साथ ही साथ 4 लिक्विड स्ट्रैप ऑन बूस्टर्स हैं GSLV में, जिसको हमने कहा कि ये बाहुबली भी कहा जाता है भारत का, क्योंकि इसका जो पेलोड कैपेसिटी है वो बहुत ही ज़्यादा है। और ये लॉन्च करा गया है कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स को, जनरली ये भेजता है जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में। अब इसका क्या मतलब है? कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स को कहीं ना कहीं कनेक्टिविटी को लेकर के, कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स जो है जैसे कि इंटरनेट फैसिलिटीज़ को प्रोवाइड कराने के लिए, या फिर साथ ही साथ आप कह सकते हो टेलीकॉम सर्विसेज को इम्प्रूव करने के लिए, तो ये कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स जो भी होते हैं वो GSLV Mark 3 के तहत भेजे जाते हैं इनटू जियो स्टेशनरी ऑर्बिट। अब ये क्या होता है तो अभी हम आगे डिस्कस करेंगे, पोलर ऑर्बिट, जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट, जियो स्टेशनरी ऑर्बिट, तो वहाँ पर हम इसको देख लेंगे। लेकिन जियो स्टेशनरी से बस इतना ध्यान रखेगा कि स्टेशनरी होगा, वो फिक्स्ड होगा। तो कहीं ना कहीं जैसा जैसा अर्थ रोटेट करेगा, जैसा जैसा अर्थ मान लीजिए रोटेट कर रहा है, वैसा वैसा कहीं ना कहीं ये भी जो होगा कम्युनिकेशन सैटेलाइट वो इसके साथ साथ रोटेट करता चला जाएगा। अभी के लिए फ़िलहाल आप इतना ही इसको समझिए। साथ ही इसका जो मास है 640 टन्स का, ये एकोमोडेट कर सकता है अप टू 8000 kg पेलोड लो अर्थ ऑर्बिट तक, और साथ ही साथ 4000 kg पेलोड जियो सिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट पे। तो ये आपको ध्यान रखना है। सिंक का मतलब कि कहीं ना कहीं उसके साथ चलना, सिंक है उसके साथ चल रहा है, लेकिन स्टेशनरी मतलब फिक्स्ड है। बस यही आप डिफरेंस ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट आपको लिए चलते हैं व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्बिट। अलग अलग ऑर्बिट क्या हैं? तो पहला जो है वो है पोलर ऑर्बिट। पहला पोलर ऑर्बिट है। तो पोलर ऑर्बिट जो है वो ट्रैवल करता है नॉर्थ साउथ ओवर द पोल्स। पोलर जो होगा वो ट्रैवल करेगा नॉर्थ टू साउथ ओवर द पोल्स, इस तरीके से पोल्स पे नॉर्थ टू साउथ। ये रहा नॉर्थ, ये रहा साउथ, तो ये यहाँ से इस तरीके से जो है वो ट्रैवल करता रहेगा, ठीक है। दीज ऑर्बिट्स हैव एन इंक्लिनेशन नियर 90 डिग्रीज। तो ये जो ऑर्बिट्स हैं वो कहीं ना कहीं 90 डिग्री तक, अगर आप 90 डिग्री इस तरीके से ले रहे हो तो ये 90 डिग्री तक इंक्लाइंड होंगे। ये रहा आपका 90 डिग्री, मान लीजिए ये 90 डिग्री एंगल है, तो ये 90 डिग्री तक ही इंक्लाइंड होंगे। ये आप ध्यान रखिएगा इस तरीके से, ठीक है। आपको हम वापस से दिखा देते हैं, ये इस तरीके से समझ लीजिए आप। ये रहा 90 डिग्री तक इंक्लाइंड होंगे, ठीक है। तो इनका जो इंक्लिनेशन है वो 90 डिग्री तक क्योंकि होता है, तो प्रॉब्लम क्या होता है पोलर ऑर्बिट में कि कहीं ना कहीं वो पूरी तरीके से कवर कर पाते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मतलब सिर्फ इसी एरियाज तक ये ऑब्स्ट्रक्ट मतलब फोकस कर पाएंगे, बाद के एरियाज़ पे इनका जो होगा फोकस वो उस तरीके से नहीं हो पाएगा। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। जैसे अगर ये 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं तो कहीं ना कहीं सिर्फ इन्हीं एरियाज़ पे इनका ज़्यादा फोकस हो पाएगा, बैक साइड में क्या चल रहा है इस पर फोकस नहीं हो पाएगा, ठीक है। और साथ ही साथ ये जो सैटेलाइट्स हैं उनका काफ़ी ज़्यादा यूजेस है, जैसे कि मॉनिटर करना क्रॉप्स वगैरह को, ग्लोबल सिक्योरिटी को, मेजर करना ओजोन कॉन्सेंट्रेशंस को स्ट्रेटोस्फियर में, या फिर मेजर करना टेम्परेचर को, ठीक है। अच्छा, आपको ध्यान रखना है स्ट्रेटोस्फियर में आपको कहीं ना कहीं गुड ओजोन देखने को मिलेगा, जो कि सन के हार्मफुल यूवी रेस से प्रोटेक्शन देता है। साथ ही साथ एरोप्लेन्स जो फ्लाई करते हैं वो भी आपको स्ट्रेटोस्फियर में ही देखने को मिलेंगे। ट्रोपोस्फियर जो कि सबसे निचला लेयर होता है, लोवेस्ट लेयर एटमॉस्फेयर का, वहाँ पे आपको बैड ओजोन मिलेगा, और वेदर से जुड़े एटमॉस्फेरिक फिनोमिना आपको ट्रोपोस्फियर में ही देखने को मिलेगा। तो पहला जो लेयर है वो ट्रोपोस्फियर है, फिर स्ट्रेटोस्फियर है, फिर मेसोस्फियर है, थर्मोस्फियर है, और लास्ट आपका एक्सोस्फियर है। ट्रोपोस्फियर हमने देख लिया, स्ट्रेटोस्फियर देख लिया, मेसोस्फियर में मीटियोराइट्स बर्न हो जाते हैं, ठीक है। थर्मोस्फियर वगैरह हो गया, और साथ ही साथ एक्सोस्फियर लास्ट। तो थर्मोस्फियर को आप कह सकते हो आयनोस्फियर भी कह सकते हो, क्योंकि वो रेडियो आयंस वगैरह आपको देखने को मिल जाएंगे। और एक्सोस्फियर लास्ट का, जहाँ पे आपको कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स आपको देखने को मिल जाएंगे, जो कि हमने देखा कि GSLV Mark 3 इसी के लिए यूज़ किया जाता है, कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स के लिए, ठीक है। अब नेक्स्ट आते हैं पोलर ऑर्बिट पे ही। ऑलमोस्ट ऑल द सैटेलाइट्स दैट आर इन अ पोलर ऑर्बिट आर एट लोअर ऑल्टीट्यूड्स। तो पोलर ऑर्बिट में अगर जो भी सैटेलाइट्स होते हैं वो लोअर ऑल्टीट्यूड्स पे ही होंगे, उनकी ऊंचाई जो होगी वो नीचे होगी। अगर ये पोलर ऑर्बिट है तो उनकी ऊंचाई नीचे ही होगी, ठीक है, लोअर ऑल्टीट्यूड्स पे होंगे। ये आपको ध्यान रखना है, ये टर्म ध्यान रखिएगा। ऑल्टीट्यूड्स हाइट से मतलब रखता है, लैटीट्यूड नहीं कह रहा है, ऑल्टीट्यूड कह रहा है, ठीक है।
साथ ही साथ एन ऑर्बिट इज कॉल्ड सन सिंक्रोनस। एक ऑर्बिट को सन सिंक्रोनस हम तब कहते हैं जब जो एंगल होता है बिटवीन द लाइन, जो भी लाइन ज्वाइन करता है सेंटर ऑफ द अर्थ को, मान लीजिए ये अर्थ हम बना लेते हैं, सेंटर ऑफ द अर्थ को ये लाइन अगर ज्वाइन कर रहा है तो सन सिंक्रोनस तभी होगा जब ये लाइन जो है वो ज्वाइन कर रहा है सेंटर ऑफ द अर्थ को और सैटेलाइट को, और सन जो है वो कांस्टेंट है थ्रू आउट द ऑर्बिट। तो ये मान लीजिए अगर सैटेलाइट है और ये सेंटर का लाइन है, तो ये दोनों बराबर चल रहे हैं और सूरज जो है वो इस तरीके से कांस्टेंट है, कहीं ना कहीं ये फिक्स्ड पोजीशन, सन के लिए ये फिक्स्ड पोजीशन हो गया है। तो इसी को आप कह सकते हो कि मोस्टली मतलब पोलर ऑर्बिट, वो ऑर्बिट जहाँ पे सन सिंक्रोनस तब कहा जाएगा जब जो एंगल है लाइन जो ज्वाइन कर रहा है सेंटर ऑफ द अर्थ को और सैटेलाइट को, और सन वहाँ पे कांस्टेंट है पूरे ऑर्बिट में, और ये पास होता है ओवर एनी गिवन पॉइंट ऑन अर्थ्स सरफेस एट द सेम लोकल सोलर टाइम। तो ये पास होता है किसी भी गिवन पॉइंट पे अर्थ के सरफेस पे सेम लोकल सोलर टाइम पे, ठीक है। तो ये रहा पूरा का पूरा पोलर ऑर्बिट का कॉन्सेप्ट। इन केस आपको कोई भी डाउट होता है आप कमेंट सेक्शन में बेझिझक पूछ सकते हो। ज़्यादा से ज़्यादा आप वीडियो को शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, कहीं ना कहीं एंगेजमेंट दिखाइए। एग्जाम्स सामने हैं तो प्रिपरेशन बेस्ट तरीके से करते हैं और हम बेस्ट से बेस्ट कंटेंट आप तक पहुंचा रहे हैं, बस उसको ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग भी आगे लेकर के चलते रहिए। चलिए जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट पे आते हैं। तो जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट्स जो हैं वो लॉन्च किए गए हैं इनटू ऑर्बिट इन द सेम डायरेक्शन द अर्थ इज स्पिनिंग। जिस दिशा में अर्थ घूम रहा है, अगर इस दिशा में अर्थ घूम रहा है तो उसी दिशा में जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट्स भी चलते रहते हैं। यही है सिंक होकर के चलना, कहीं ना कहीं एक दूसरे के साथ चलना। कैसा होता है, दोनों हाथ अगर हम पकड़ लें तो उस तरीके से सिंक होकर के मतलब चलना। तो ये इसकी खासियत है और ये एग्जैक्टली मैच करता है रोटेशन ऑफ द अर्थ को। जैसा जैसा अर्थ रोटेट करेगा, जैसा कि हमने बताया आपसे, वैसा वैसा ये चलता रहेगा, ठीक है। और जो अर्थ का फोर्स ऑफ ग्रेविटी है वो इतना काफ़ी होता है कि वो प्रोवाइड कर सके एक्सीलरेशन को, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। और इसके अलावा जैसा कि हमने देखा कि कहीं ना कहीं जियो सिंक्रोनस जो है वो आपको सिंक रहेगा, तो इसी के तरीके से आप समझ सकते हो। और जियो स्टेशनरी तो हमने आपको बता ही दिया कि जियो स्टेशनरी का मतलब यही है कि फिक्स्ड रहेगा, वो जियो स्टेशनरी फिक्स्ड रहेगा। अच्छा, जीएसएलवी और पीएसएलवी के भी डिफरेंस में यूपीएससी ने प्रीलिम्स में ऑलरेडी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछ रखा है। तो जीएसएलवी तो हमने देख लिया कि 4th जनरेशन है, साथ ही साथ उसमें आपको 3 स्टेज व्हीकल देखने को मिलेगा। फर्स्ट स्टेज सॉलिड का, सेकंड स्टेज लिक्विड का, थर्ड स्टेज क्रायोजेनिक इंजन का, और साथ ही 4 लिक्विड स्ट्रैप ऑन बूस्टर्स होंगे और यह कम्युनिकेशन सैटेलाइट के लिए होगा, ठीक है। लेकिन पीएसएलवी का क्या, तो पीएसएलवी 3rd जनरेशन है। पीएसएलवी जो है वो 3rd जनरेशन है, ये आपको ध्यान रखना है लिक्विड स्टेजेस में। और जो बड़े बड़े मिशंस रहे हैं, ऐसा नहीं है, चंद्रयान 1 जो है 2008 में जिसको लॉन्च करा गया था इसरो के द्वारा, जो कि पहला मून मिशन है भारत का, तो वो पीएसएलवी के द्वारा ही लॉन्च करा गया था। और पीएसएलवी में आपको ध्यान रखना है 4 स्टेजेस हैं। पीएसएलवी में 4 स्टेजेस हैं। जीएसएलवी में कितने थे? 3 थे, सॉलिड लिक्विड क्रायोजेनिक। यहाँ पे 4 हैं, सॉलिड लिक्विड फिर सॉलिड फिर लिक्विड, इसी तरीके से याद रखना है, सॉलिड लिक्विड और फिर सॉलिड और फिर लिक्विड। ये 4 के 4 स्टेजेस आपको याद रखने हैं। तो पीएसएलवी में 4 स्टेजेस हैं, जीएसएलवी में 3 स्टेजेस है। पीएसएलवी से ही कहीं ना कहीं आपको चंद्रयान 1, इवन मार्स ऑर्बिटर मिशन मॉम, जिसको हम जानते हैं भारत पहला नेशन जो पहले ही अटेम्प्ट में मार्स पे सक्सेसफुली कहीं ना कहीं हम भेज पाएँ, तो ये पीएसएलवी के मतलब वजह से ही हो पाया था। तो कहीं ना कहीं पीएसएलवी का भी बहुत बड़ा भूमिका रहा है। और पीएसएलवी आपको रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स में देखने को मिलेगा, उन सैटेलाइट्स में जहाँ पे कहीं ना कहीं ट्रैक करना है, रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स में आपको पीएसएलवी का ही मदद मिल पाएगा, क्योंकि वो कहीं ना कहीं पोलर हैं। जैसा कि हमने देखा अभी यहाँ पे हमने डिस्कस किया ना पोलर ऑर्बिट का, कि कहीं ना कहीं वो ट्रैवल करते हैं नॉर्थ साउथ ओवर द पोल्स पे, और ये इंक्लाइंड होते हैं 90 डिग्री के एंगल पे, और इनका जो है वो हेल्प कहाँ कहाँ लिया जाता है, वो हम इस तरीके से इस चीज़ को समझ पाए हैं, ठीक है। चलिए अब हम आते हैं, आई होप आपको जो भी पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हैं वो हम कवर करके चल रहे हैं। अब क्यों हम इंटरेस्टेड हैं मून पे, ज़्यादा से ज़्यादा हम रिसर्च क्यों कर रहे हैं? तो सबसे पहली बात तो यह है कि बहुत ज़्यादा मून के बारे में पता नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं मून अर्थ का नेचुरल सैटेलाइट है इकलौता, तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा उस पर पता होना चाहिए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली बहुत ज़्यादा उस पर कुछ निकल के नहीं आया है, सिर्फ एक्सपेक्टेशंस करे जाते हैं। वाटर मॉलिक्यूल्स है, कहीं ना कहीं मतलब यहाँ तक भी कहा जाता है कि क्या मतलब मेटल्स वगैरह पाए जाते हैं, नहीं पाए जाते हैं एलिमेंट्स। तो ये सारी बातें हैं, कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा डिस्क्लोज नहीं हो पाया है। तो पहला तो ये है कि मून जो है वो क्लोजेस्ट कॉस्मिक बॉडी है, वेयर द डिमॉन्स्ट्रेटिंग टेक्नोलॉजीज रिक्वायर्ड फॉर डीप स्पेस मिशंस आर मेट। तो कॉस्मिक बॉडी में आप कहोगे तो अर्थ से सबसे पास जो है वो मून ही है,
और जहाँ पर सभी डीप स्पेस मिशंस के लिए जो भी रिक्वायर्ड कहीं ना कहीं चाहिए चीज़ें वो फुलफिल होती हैं मून से। साथ ही साथ मून प्रोवाइड करता है बेस्ट लिंकेज अर्थ के अर्ली हिस्ट्री का, क्योंकि अर्थ किस तरीके से बना है उसको अगर आपको जानना है तो मून उसके लिए सबसे बेस्ट आप कह सकते हो कि क्राइटेरिया है समझने के लिए। और मून जो है वो ऑफर करता है अनडिस्टर्ब्ड हिस्टोरिकल रिकॉर्ड ऑफ द इनर सोलर सिस्टम एनवायरनमेंट। किस तरीके से सोलर सिस्टम का एनवायरनमेंट रहा है उसको भी जानने के लिए मून जो है वो आपको बहुत ही सही तरीके से बता पाएगा, ठीक है। और इसके अलावा वाई वॉज द लूनर साउथ पोल टारगेटेड फॉर एक्सप्लोरेशन। कहीं ना कहीं लूनर साउथ पोल को ही क्यों टारगेट किया गया एक्सप्लोर करने के लिए, क्योंकि आप देखोगे चाइना जो है इनका रिसेंट में चांगी 4 मिशन जो है, चाइना का चांग-ई 4 जो मिशन है वो कहीं ना कहीं सक्सेसफुल बना दिया उनको लूनर साउथ पोल पे लैंड कराने के लिए, सॉफ्ट लैंडिंग दैट टू। और यूएस, चाइना और सोवियत यूनियन जब था तो यही 3 कंट्रीज अभी तक की सक्सेसफुली मतलब कहीं ना कहीं साउथ पोल पे लैंड करा भी पाए हैं, ठीक है। खैर साउथ पोल में स्टिल ओवरऑल आप कह सकते हो कि चाइना जो है वो इसमें बहुत ही अच्छी तरक्की उन्होंने दिखाई। तो लूनर साउथ पोल जो है वो इंटरेस्टेड है बिकॉज अब हम आपको लिए चलते हैं इस वजह से कि लूनर सरफेस एरिया जो है वो शैडो में रह जाता है और ये काफ़ी बड़ा है नॉर्थ पोल से। जैसा कि हमने आपको बताया कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा रोशनी नहीं है, अंधेरा है, तो शैडो वहाँ पे है। और साथ ही साथ एरिया वाइज भी वो साउथ पोल जो है वो बड़ा है नॉर्थ पोल से, ठीक है। साथ ही साथ वहाँ पे पॉसिबिलिटी है कि प्रेजेंस ऑफ वाटर, पानी हो सकता है इन परमानेंटली शैडोड एरियाज। जो भी परमानेंटली शैडोड एरियाज हैं वहाँ पे पानी हो सकता है, ऐसा एक्सपेक्टेशंस है। साथ ही साथ जो साउथ पोल रीजन है वहाँ पे क्रेटर्स हैं और कोल्ड ट्रैप्स हैं जो कंटेन करते हैं फॉसिल रिकॉर्ड ऑफ द एंटायर सोलर सिस्टम। तो बहुत ज़्यादा क्रेटर्स वगैरह भी हैं और कहीं ना कहीं एंटायर सोलर सिस्टम का हिस्ट्री उससे भी जाना जा सकता है। तो इस तरीके से लूनर साउथ पोल को टारगेट किया जाता है क्योंकि बहुत ज़्यादा उसके बारे में पता नहीं है, तो उन चीज़ों को कहीं ना कहीं मतलब रिसर्च के बेसिस पे समझा जा सकता है, ठीक है। अब इन्फॉर्मेशन क्या गैदर किया गया है, जैसे कि अगर आपसे पूछा जाए चंद्रयान 2 के लिए, तो चंद्रयान 2 से हमने प्रेजेंस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स देखा मून पे। ऐसा नहीं है कि पूरा एकदम इसरो जो है वो फेल हो गया, ऐसा नहीं है, बहुत हद तक हम सक्सेसफुल रहे हैं। और सिर्फ वो जब लैंड कराने की बारी आई तभी वो कहीं ना कहीं जो कंट्रोल था वो लॉस्ट हो चुका था और जिसकी वजह से ये मतलब ये क्रैश कर गया लैंड करते वक्त। तो पूरी तरीके से मतलब हम कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में उसको मैनेज नहीं कर सके, बस यही डिफरेंस था। तो एक तो प्रेजेंस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स मून पर, साथ ही साथ प्रेजेंस ऑफ माइनर एलिमेंट्स भी देखने को मिले, सोडियम वगैरह इस तरीके से। साथ ही इन्फॉर्मेशन अबाउट सोलर फ्लेयर्स, किस तरीके से सोलर फ्लेयर्स हैं उसके इन्फॉर्मेशन भी हमें जानने को मिले और एक्सप्लोर कर पाए हम परमानेंटली शैडोड रीजियंस एज वेल एज क्रेटर्स एंड बाउल्डर्स अंडर द रेगोलिथ। तो कहीं ना कहीं उनको भी एक्सप्लोर किया जा सका, जो भी परमानेंटली शैडोड रीजन्स में क्रेटर्स या बाउल्डर्स थे उसको हम डिटेक्ट कर पाए। तो इस तरीके से मतलब ऐसा नहीं है कि पूरी तरीके से फेलियर रहा, हमने इन चीज़ों को वहाँ पे डिस्कवर करा। तो इस तरीके से आप देख सकते हो इन पॉसिबिलिटीज़ को, ठीक है। और इसी के अलावा आप मतलब लूनर मिशंस की हम बात कर सकते हैं। तो जैसा कि चंद्रयान 2 हमने देखा इंडिया से ही जुड़ा हुआ है। इजराइल जो है, इजराइल का बेरेशिट करके एक मिशन था, तो बेरेशिट जो था वो इजराइल का था और ये प्राइवेटली मतलब फंडेड था। बेरेशिट अगर मतलब सक्सेसफुल हो जाता तो ये फर्स्ट प्राइवेटली फंडेड होता स्पेस प्रोग्राम जो कि सक्सेसफुल होता मून को लेकर के, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो भी फेल हो गया और उसमें टार्डिग्रेड्स भी भेजे गए थे। ये जो टार्डिग्रेड्स होते हैं वो कहीं ना कहीं वो होते हैं जो कि आप किसी भी एनवायरनमेंट में उनको मार नहीं सकते हो। तो टार्डिग्रेड्स को भी वहाँ पे भेजा गया था कि मतलब उनका वहाँ पे क्या इफेक्ट होगा। खैर वो मतलब स्पेस प्रोग्राम कहीं ना कहीं मतलब कैंसिल आप कह सकते हो फेल हो गया, जिसकी वजह से वो टार्डिग्रेड्स मून पे ही रह गए। वो किस तरीके से हैं नहीं है इसका कुछ पता नहीं है। तो ये स्पेस मिशंस के चक्कर में कहीं ना कहीं हम जो नेचुरल हमारा एनवायरनमेंट है उसको अभी हम खेल रहे हैं उनके साथ में, जिसका रिपरकशंस भी देखने को मिल रहा है हमें, ठीक है। और इसके अलावा अर्तेमिस की बात कर लेते हैं। तो अर्तेमिस जो कि नासा के द्वारा लॉन्च करा जाएगा, जिसमें फर्स्ट वुमन और नेक्स्ट मैन को भेजा जाएगा स्पेसिफिकली एट द लूनर साउथ पोल रीजन बाय 2024। तो 2024 तक नासा जो है वो अर्तेमिस मिशन लॉन्च कर रहा है, जहाँ पे वो पहली महिला को साथ ही साथ एक पुरुष को भेजेंगे लूनर साउथ पोल पे। तो अनमैन्ड नहीं होगा, मैन्ड स्पेसक्राफ्ट भेजा जाएगा अर्तेमिस के द्वारा, जो कि अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि होगी अगर सक्सेसफुल होता है तो। साथ ही इंडिया और जापान मिलकर के लूनर एक्सप्लोरेशन प्रोग्राम लॉन्च कर रहे हैं साउथ पोल वाले रीजन के लिए ही, वो भी 2024 में ही, लूपेक्स के नाम से, ये आपको ध्यान रखना है। तो इंडिया और जापान मिलकर के भी काम कर रहे हैं लूनर
एक्सप्लोरेशन प्रोग्राम को लेकर के, और ये 2024 में लॉन्च करा जाएगा। और यूएई भी मून मिशन को लाएगा 2024 तक। तो यूएई का भी मून मिशन होगा, और सारे के सारे कंट्रीज़ जो हैं हम देख रहे हैं 2024 पे ही मतलब चल रहे हैं उसी के अकॉर्डिंग। तो आप देख सकते हो आर्टेमिस आप ध्यान रखिएगा नासा के लिए, नासा के द्वारा, लूपेक्स इंडिया और जापान के द्वारा, और यूएई का मून मिशन है ही, डोंट गेट कंफ्यूज्ड। अच्छा, यूएई का आप लोग कहोगे होप मिशन, तो होप मिशन जो है वो मार्स को लेकर के था, इंटरप्लैनेटरी मिशन था, वो एक प्लैनेट से दूसरे प्लैनेट पे, और उसके लिए वो फर्स्ट अरब कंट्री है यूएई, होप मिशन। लेकिन ये जो मून मिशन है ये अलग है, ये 2024 तक को लॉन्च करने की बात करी गई है। तो ये जो सारे के सारे पॉइंट्स थे वो हमने यहाँ पे देख लिया बहुत ही डिटेल में, और होप कि बहुत अच्छे से आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। स्टिल कोई डाउट रहता है आप बेझिझक मतलब कमेंट सेक्शन ओपन है, आप बताइएगा, हम उस क्वेरी को रिजॉल्व करेंगे। और जैसा कि हमने कहा, आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो को शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, ट्रस्ट करिएगा। और हमारा टेलीग्राम चैनल है, हम लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप ज्वाइन करिए। वहाँ पे आपको हम सारे के सारे PDF फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करा रहे हैं, क्वालिटी कंटेंट के साथ में। साथ ही हमारा वेबसाइट है KashiRVZone2917.com, जहाँ पे आपको बहुत अच्छे आर्टिकल्स, एजुकेशन, मोटिवेशन, इन सभी इवन सोशल टॉपिक्स को लेकर के भी आपको देखने को मिल जाएगा। और साथ ही बहुत जल्द हम आपको आर्ट एंड कल्चर, हिस्ट्री, पॉलिटी, जोग्राफी, इकोनॉमी, एनवायरनमेंट के कंटेक्स्ट से भी मिलते रहेंगे वीडियोस में। बस आपका साथ चाहिए। ये बेट श्योर है कि आप लोगों के लिए जितनी भी हमारी एफर्ट हो सकती है हम वो पूरी तरीके से दे रहे हैं, और उसका रिजल्ट आपको डेफिनेटली एग्ज़ाम्स में देखने को मिलेगा, जो कि अपकमिंग एग्ज़ाम्स बहुत जल्द होने वाले हैं। तो कमर कस लेते हैं और मेहनत से पढ़ाई में लग जाते हैं। धन्यवाद।